हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में और बायोमोलिक्यूल्स में ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लास 11th में जो भी कुछ है कुछ हो पाएगा उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले यदि बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं बायो और मॉलिक्यूल्स। ये वर्ड्स जो है दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है बायोस, दूसरा इसका मतलब क्या हो जाता है कंप्लीट लिविंग, और दूसरा वर्ड्स जो है मॉलिक्यूल, यानी इसको बनाने वाले जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उसको हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है आपके पीपीटी में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जितने भी मेनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ऑलमोस्ट सभी का कंपोजिशंस एलिमेंट का और कंपाउंड का सिमिलर है, चाहे वो कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो। मेनली यदि एलिमेंट की बात करें तो मेनली एलिमेंट जो पाया जाएगा वो मेनली एलिमेंट होगा कार्बन या हाइड्रोजन हो सकता है, या तो कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा, दूसरा नाइट्रोजन होगा, और कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे कि फास्फोरस है, नाइट्रोजन, पोटासियम है, सल्फर है। ये सब भी होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस सब की अमाउंट की बात करें ना तो ये सब बहुत बहुत कम अमाउंट, रेयर अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में पाया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग के एनसीईआरटी का कि किसी भी आप टिश्यू को कैसे एनालाइज करेंगे कि जो वो टिश्यू कौन कौन से एलिमेंट और कौन कौन से कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है। उसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप दो ही तरीके का टिश्यू ले सकते हैं, या तो एनिमल ले सकते हैं या प्लांट ले सकते हैं। किसी भी टिश्यू को आप लें और उसको एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे किसके बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू कोई भी होगा उसको ले लेंगे आप। जैसे कि इसमें आपको बताया गया है कि जो लिवर सेल लेना है या कोई और अदर सेल भी आप ले सकते हैं। लेने के बाद जस्ट आप उसको क्या करना है, उस टिश्यू को एक सॉल्वेंट लेना होगा, और इस सॉल्वेंट का नाम आपको याद रखना होगा। जैसे कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो सॉल्वेंट आप टिश्यू को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं वो कौन सा कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो उसका नाम आपको बताना होगा। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड्स जो है वो लिया जाता है मेनली। इसको लेने के बाद आपको क्या करना होगा, ऐसे कप लाइक पेट्रिटिक्स होता है, उसमें आपको इस सॉल्वेंट को रखना होगा। और जैसे ये टिश्यू है, देन इस टिश्यू को अच्छे से क्या करना होगा, मोटर पिस्टल के द्वारा इसको आसानी से ग्राइंडिंग करनी होगी। अब ग्राइंडिंग कर दोगे आप तो ग्राइंडिंग करने के बाद क्या बनेगा, ग्राइंडिंग करने के बाद जो है ये बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके सॉल्यूशन के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसको क्या करना है, सॉल्यूशन के फॉर्म में यदि कन्वर्ट हो जाएगा देन आप इसको क्या करोगे, तो फिल्टर पेपर के सहायता से दूसरा एक टेस्ट ट्यूब टाइप या फ्लास्क लोगे और उसके ऊपर आप कॉटन क्लॉथ लगा दोगे, और उसके ऊपर जो है आप इस इस पेट्रिटिस को क्या कर देना है, पलट देना है। जब भी आप ये करोगे देन आप देखोगे कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कि फिल्टर पेपर के आउटर एरिया में रहेंगे, और कुछ ऐसा होगा जो फिल्टर पेपर को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, यानी पेट्रिटिस के या फ्लास्क जो भी आप लिए हैं कंटेनर उसमें क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और जो ये आया है देन इसका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे देन उसमें आपको बताया जाएगा, एक होता है फिल्ट्रेट जो कि फिल्टर पेपर को क्या कर लेगा, पास आउट कर लेगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फिल्ट्रेट। और दूसरा जो कि क्रॉस नहीं कर पाया देन इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा रिटेंटेट। बिल्कुल क्लियर है? अब जब इतना आप देख लोगे देन कॉन्सेप्ट आता है कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल पास आउट करेगा फिल्टर पेपर को और कौन कौन सा मॉलिक्यूल पास आउट नहीं करेगा। तो जनरली ऐसा देखा जाता है, जो भी लिविंग टिश्यू आप लिए हैं, ग्राइंडिंग किए हैं उसको ट्राइक्लोरिक एसिड्स में, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि बिल्कुल क्या कर गए होंगे, डिसॉल्व कर गए होंगे, और जो डिसॉल्व कर गया होगा वो फिर सॉल्यूशंस के साथ साथ ट्रेवल करेगा, है ना।
यानी वो फिल्टर पेपर को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होगा जो कि कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं किया है, वो डिजोल्व नहीं किया है, इसीलिए वो जो होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ गया है। तो जो ऊपर आया उसको हमने क्या बोला है, उसको हमने बोला है रिटेंटेड, और जो फिल्टर पेपर के आउटसाइड ही रहा है देन उसको फिल्ट्रेट बोला गया है। ऐसा जनरली देखा जाता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होगा वो दो तरीके का मॉलिक्यूल्स होगा, या तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा या मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, ऐसे कह सकते हैं। या दूसरा डिवीजन के तरीका आप ये बता सकते हैं कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि कम अमाउंट में पाए जाएंगे। जो भी कम अमाउंट्स में मॉलिक्यूल पाया जाएगा उसको बताया जाता है, क्या बताया जाता है, उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स बताया जाता है। और जो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा यानी उसको क्या बोला जाएगा, मैक्रो बोला जाएगा। यदि कम अमाउंट होगा तो उसको मैक्रो बोला माइक्रो बोला जाएगा, और यदि ज़्यादा अमाउंट में यदि वो प्रेजेंट रहेगा देन उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोला जाएगा। तो कितना, कोई एस्टिमेट रेंज होना चाहिए ना, तो इसका एस्टिमेट रेंज होता है कि 1000 का डाल्टन के अप्रॉक्स जो होगा उससे यदि कम होगा मॉलिक्यूलर वेट वाला मॉलिक्यूल्स, देन उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में बताया गया है। और यदि जो मॉलिक्यूल्स जो होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट यदि 1000 डाल्टन से ज़्यादा होगा देन ऐसे मॉलिक्यूल्स को रखा जाएगा किसमें, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। लेकिन ऐसा ये बताया गया है। बट जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो ऐसा देखा गया कि जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए, 1000 डाल्टन से कम होनी चाहिए, उसको आना चाहिए किधर, फिल्ट्रेट में। लेकिन ऐसा सभी में के केस में नहीं देखा जाता है। प्रोटीन जो होता है उस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 800 डाल्टन ही आता है, बट वो जो है वो रिटेंटेट के फॉर्म में आ जाता है। उसको आना चाहिए था किधर, फिल्ट्रेट में आना चाहिए था, फिल्ट्रेट के रीजन में आना चाहिए था, लेकिन वो किधर आ जाता है, रिटेंटेट के रीजन्स में आ जाता है। यानी ऐसा अपने आप को शो करता है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज़्यादा है। ऐसा इसलिए होता है कि कई सारे मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से मेम्ब्रेन का फ्रेगमेंट्स जो है जुड़ जाते हैं और ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, फॉर्म करने लगता है। फॉर्म कर लेने की वजह से जो है इसका ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट शो करने लगता है, जिसकी वजह से ये जो है वो फिल्ट्रेट के बजाय रिटेंटेट वाले पोजीशंस में क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। और मेनली उस रीजन्स में ऑक्यूपाई करेगा, वो फिल्ट्रेट वाले रीजन्स में वो ऑक्यूपाई करेगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जैसे कि इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं कुछ कुछ, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। और फिल्ट्रे रिटेंटेट के फॉर्म में वो मॉलिक्यूल्स होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, पॉलीसेकेराइड्स, जैसे कि आप कह सकते हैं कि प्रोटीन एक ये होगा, दूसरा न्यूक्लिक एसिड्स हो सकता है। ये दोनों जो है वो रिटेंटेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसको इस तरीके से तो आप स्टडी कर ही सकते हैं। अब दो जो फॉर्म बचा, आप फिल्ट्रेट और दूसरा रिटेंटेट। फिल्ट्रेट को तो आप आसानी से फिल्टर करने के बाद कौन कौन से आयन है सॉल्ट एनालिसिस के थ्रू आप क्या कर लोगे, पता कर लोगे। लेकिन जो भी रिटेंटेट है, रिटेंटेट में मेनली जो मॉलिक्यूल्स पाया जाएगा वो 3 ही 4 मॉलिक्यूल्स पाया जाएगा। कौन कौन सा पाया जाएगा, या तो कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसेकेराइड्स के मतलब पॉलीमर के फॉर्म में पाया जाएगा, और दूसरा जो कि प्रोटीन है, और तीसरा हो सकता है क्या, न्यूक्लिक एसिड्स होगा जो कि उस फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे कि यहाँ भी हम लोग बता रखे हैं, जैसे आपके पीपीटी में बता रखा है, जो भी मॉलिक्यूल्स होगा लिविंग में उसको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है ना। एक मॉलिक्यूल्स जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोले हैं, यानी उसका मॉलिक्यूलर वेट बात करें तो 1000 डाल्टन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और दूसरा मॉलिक्यूल्स जो कि मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से क्या होगा, कम होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोला गया है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोला गया है ना। जिसमें मेनली बात करें तो कुछ कुछ अमीनो एसिड्स हो सकते हैं सिंपल फॉर्म में, नाइट्रोजनस बेसिस हो सकते हैं, मोनोसेकेराइड्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जो भी प्रेजेंट होगा इंसॉल्युबल फॉर्म में, यानी रिटेंटेट के फॉर्म में होगा, है ना। वो जो भी होगा वो पॉलीमरिक फॉर्म में पाया जाएगा, यानी प्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, पॉलीसेकेराइड्स हो सकता है, जो कि उस फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है।
यदि लिविंग कंपोनेंट में हम ऑल ओवर कंपोनेंट की परसेंटेज की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा कोई भी लिविंग टिश्यू आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको दिखाई पड़ेगा वाटर, जिसका अमाउंट की बात कर ले तो 70 to 90% पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर एक एजेस ग्रुप में ये वाटर कंटेंट ऐसा ही होगा, नहीं। आप ये रेंजेस जो है ऑलमोस्ट 70 to 18 एज के केसेस में दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप जो ही ज़्यादा एज की ओर मूव करोगे देन वाटर कंटेंट्स जो है वो कम होते जाता है। देन दूसरा कंपोनेंट जो है सबसे ज़्यादा पाया जाएगा किसी भी लिविंग सेल्स में, वो है प्रोटीन। तीसरा देखने को मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट, सॉरी तीसरा देखने को मिलेगा आपको न्यूक्लिक एसिड्स, जिसका परसेंटेज 5 to 7%। चौथे में देखने को मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट, और पाँचवें में बात कर लें तो पाँचवें में है लिपिड्स, जिसके अमाउंट 2% के राउंड अबाउट पाया जाएगा। और लास्ट जो होगा 1% के राउंड अबाउट आपको जो भी इनऑर्गेनिक आयंस होगा वो 1% के राउंड अबाउट में आपको दिखने वाला है, राइट। ये तो था किसका स्टडी, आपको लिविंग टिश्यू के बारे में आप स्टडी कर रहे थे, राइट। लेकिन आप यदि लिविंग टिश्यू में प्लांट एनिमल टिश्यू के बारे में आपने देखा, लेकिन मान लो कि आप प्लांट टिश्यू को स्टडी करना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना ना है, प्लांट टिश्यू कोई भी है आप उसको ये ले लोगे, देन वजन कर लोगे, वजन करने के बाद ट्राई कर लोगे। फर्स्ट स्टेप में क्या कर लेना है, लिविंग टिश्यू को लेना है, देन वेट कर लेना है, वेट जो भी होगा आप मेंशन कर लोगे। और उसके बाद दूसरे कटोरी में दूसरे बार आप क्या करोगे, दूसरे स्टेप्स में आप ये करोगे कि जो भी लिविंग प्लांट टिश्यू लिया आपने, जो वेट वाटर का होगा वो जब ड्राई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ वाटर आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद उसको क्या कर देना है, जला देना है। देन जला दोगे तो जो भी कार्बन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होगा वो सभी के सभी जो है O2 से रिएक्ट करेगा, और देन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO2 में, और वाटर वेपर बना लिया जाएगा, है ना। वाटर वेपर बनेगा जो कि CO2 के साथ साथ ही ये भी क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपको एसिड बच जाएंगे, यानी राख जो होगा वो बच जाएगा। जो भी और इस तरीके से आप मेनली मैं बताऊं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना, वो इसको आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने का ये बेस्ट टेक्निक नहीं है, क्योंकि आप CO2 के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको आप रहेगा तभी तो स्टडी कर पाओगे, है ना। तो इस तरीके से रहेगा ही नहीं तो स्टडी नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से आप जो भी एसेस बचेगा, राख बचेगा, उसको आप इस तरीके से सॉल्ट एनालिसिस के थ्रू कोई सॉल्वेंट या वाटर या किसी और में क्या कर लोगे, डिसॉल्व कर लोगे, और सॉल्ट एनालिसिस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कौन कौन से मेटल आयन प्लांट टिश्यू में था उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। मेनली इनऑर्गेनिक आयंस जो होगा वो इस एसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, किसी में भी आप देखोगे तो ये चार एलिमेंट्स जो होगा वो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में जो होगा वो पाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले परसेंटेज वाइज की अर्थ क्रस्ट में ये कितना पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में कितना पाया जाता है। तो आप ये देखोगे कि जो हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में जो है 0.14% पाया जाता है बाई वेट, बट ह्यूमन बॉडी में बात कर लें तो इसका परसेंटेज जो है वो 9.5% के राउंड अबाउट आता है। बात करें दूसरा मोस्ट अबंडेंट कार्बन की बात कर ले तो कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में 0.03% पाया जाएगा बाई वेट। और ह्यूमन बॉडी में बात कर लें तो मोस्ट अबंडेंट जैसे कि मैंने बोला तो ये सबसे ज़्यादा होगा, लगभग 18.5% जो होगा वो पाया जाएगा। और इससे भी ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा क्या, तो इससे भी ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिल सकता है ऑक्सीजन, जो कि अर्थ क्रस्ट में आपको देखने को मिलेगा 46.6% बाई वेट। और ह्यूमन बॉडी में बात करें तो 65% जो है वो देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट अमाउंट में बात करें नाइट्रोजन के बारे में तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत कम अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में पाया जाएगा अर्थ क्रस्ट में।
और क्योंकि जितने भी नाइट्रोजन्स है वो एटमॉस्फेयर में गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, ये आपको पता होगा, नहीं तो आप जहाँ ये रख लो, जहाँ रख लो कि मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन जो है वो गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि अर्थ का में यदि ऑक्सीजन नाइट्रोजन की परसेंटेज की बात करें एयर में तो 78% जो है वो पाया जाता है। बट ह्यूमन बॉडी में बात कर ले तो ह्यूमन बॉडी में भी नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अमीनो एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ये सब में लिपिड्स है, कुछ कुछ लिपिड्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा ये नाइट्रोजन। जिसका परसेंटेज की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 3.3% जो होगा वो ये देखने को नाइट्रोजन देखने को आपको मिलेगा। तो बात बाकी सल्फर के बारे में बात करें तो सल्फर और भी ज़्यादा कम अमाउंट में पाए जाएंगे, 0.03% के राउंड अबाउट में अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा। और लिविंग में बात कर लें तो लिविंग में जो है आपको 0.3% जो है वो सल्फर का देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे सोडियम के बारे में, तो सोडियम आप देखोगे अर्थ क्रस्ट में 2.8% जो है वो पाया जाएगा, लेकिन ह्यूमन बॉडी में बात करें तो 0.2% जो है वो सोडियम का देखने को मिलेगा ह्यूमन बॉडी में। लेकिन कैल्शियम की बात कर लें तो कैल्शियम आप देखोगे कि जो अर्थ क्रस्ट में जो है 3.6% पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी में 1.6% जो होगा वो पाया जाएगा। मैग्नीशियम के बारे में बात कर लें तो मैग्नीशियम जो है और कम पाया जाएगा, आपको 2.1% जो है अर्थ क्रस्ट में देखने को मिल जाएगा। बाद बाकी 0.1% जो है आपको ह्यूमन बॉडी में आपको देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट एलिमेंट यदि हम बात कर लें तो सिलिकॉन के बारे में, तो सिलिकॉन जो है वो मेनली आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि किसमें, अर्थ क्रस्ट में दिखाई पड़ेगा। इसका बहुत कम या नहीं के बराबर कह लें कि जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, क्योंकि इसका कोई खास फंक्शंस ह्यूमन बॉडी में है नहीं, इसलिए इसकी एबंडेंस भी क्या होगा, नहीं के बराबर होगा। राइट, इतना तक आपको बेहतर ये चीज़ें याद रखने की कोशिश करना। और नेक्स्ट जो हम लोग लिस्ट देखने वाले हैं वो है कुछ एलिमेंट्स जो कि आयन के फॉर्म में जो होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम बात करें तो सोडियम आयन, पोटासियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, वाटर, और ये कुछ कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब ये आयंस का क्या फंक्शंस होगा, आयन का कई सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में है। जैसे कि मैं बात कर लूँ तो मैसेज ट्रांसफ़र यानी सिग्नलिंग में जो है, कई सारे सिग्नलिंग में न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे और कई सारे प्रोसेस में सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम जो है वो काम करेगा। मैग्नीशियम जो है वो मेनली आप देखे होंगे कि जो क्लोरोफिल के सेंटर में पाया जाता है। वाटर तो मेन इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, वो तो देखने को मिलेगा ही। और सोडियम, पोटासियम, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, ये सब कुछ कुछ आयंस हैं जो भी आपको देखने को मिलेगा कुछ कुछ परसेंटेज में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें तो कुछ ऐसे जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा कि जो कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो कि ज़्यादा अमाउंट में पाए जा रहे थे और कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो कि कम अमाउंट में पाया जा रहा था, है ना। तो जो कंपाउंड्स कम अमाउंट में या जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम था, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, माइक्रो कंपाउंड, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और जो कि ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा था उसको मैक्रो बोला जा रहा था। राइट, अब यहाँ तक हमने ये देखा कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में और कुछ कुछ टेबल्स याद रखने वाली चीज़ें थी। बेसिक कह लें तो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में ये इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग मेनली बात करेंगे किसके बारे में, तो मेनली कुछ कुछ और इसके बाद आगे जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट।